प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और प्रश्नकाल में आज सवाल 2019 का कि क्या साल 2019 में मोदी का विजय रथ रुक जाएगा। और सवाल का आधार यूपी बिहार के उपचुनाव ने जरूर रखा है, लेकिन हम तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखना और समझना चाहते हैं। दरअसल 2014 में मोदी सुनामी के बाद से लोकसभा की 20 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर और अररिया जैसे नतीजों की जितनी चर्चा हुई उतनी बाकी उपचुनाव की नहीं हुई, जबकि बीजेपी इन 20 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। वडोदरा गुजरात में, बीड महाराष्ट्र में और शहडोल मध्य प्रदेश में। ये तीनों सीटें उन इलाकों की हैं जहां हिंदुत्व की राजनीति का वर्चस्व लंबे समय से है, लेकिन बचे हुए इलाके जिसमें बीजेपी की जीत ने सारे समीकरण को उलट पुलट दिया था, वहां मोदी का जादू दूसरी बार नहीं चला। यूपी चुनाव के बाद तो हालात और बदल गए। विपक्ष तेजी से एकजुट हो रहा है, एनडीए का कुनबा बिखर रहा है। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से राजनीतिक उठापटक तेज हुई है, उससे बीजेपी के लिए स्थापित परंपरा टूट सकती है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। क्योंकि यूपीए की छतरी के तले एक एक कर 20 दल एकजुट हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए सोनिया गांधी की डिनर पार्टी के बाद की। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ के छत्रप साथ में खड़े, क्योंकि लड़ाई अब अस्तित्व की। इस तस्वीर के सामने आने के दूसरे ही दिन यूपी बिहार में उपचुनाव के नतीजे आ गए, जिसने बीजेपी के लिए खलबलाहट को और बढ़ाया। अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, अब सवाल यह है कि 2019 में अगर मोदी लहर नहीं चली तो फिर एनडीए को अपना कुनबा दुरुस्त करना होगा। फिलहाल वो एकजुट होने की बजाय बिखरता दिख रहा है। उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर्स में से एक शिवसेना इस बात पर आमादा है कि वो बीजेपी को सबक सिखा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद करीब से देख रहे इंडिया न्यूज के राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी क्या कह रहे हैं, जरा उसे सुनिए। देश में पल पल बदल रही राजनीति के बीच क्षेत्रीय दल भी अपनी तुनक मिजाजी दिखाने से बाज नहीं आ रहे। अगर अब बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहां पर देख सकते हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार और सत्ता में तो है, लेकिन अपनी आंखें तरेरने से बाज नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है प्रतिपक्ष की, तो कांग्रेस और एनसीपी अपनी नजदीकियों को लेकर काफी संजीदा दिखाई दे रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि 2019 में अगर 7 चुनाव लड़े गए तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को महाराष्ट्र से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में वो सत्ता पर काबिज भी हो सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दल का महागठबंधन न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचा सकता है और मोदी को सत्ता पर काबिज होने से रोक भी सकता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि स्पीड ब्रेकर एक नहीं, हाईवे पर मोदी की राजनीति में कई बड़े स्पीड ब्रेकर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के छिटकने में सबसे बड़ा फायदा एनसीपी का है। कहते हैं कि पहले शरद पवार राहुल गांधी को बहुत भाव नहीं देते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हालात बदल गए। अब पवार और राहुल ताबड़तोड़ मिल रहे हैं। को राहुल गांधी और शरद पवार के बीच मुलाकात होती है, लेकिन राहुल गांधी और शरद पवार के बीच में ये पहली राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। इससे पहले भी ये दोनों 2 बार मिल चुके थे और खासकर सितंबर 2017 के बाद से जिस तरह पवार ने राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू की थी, उसके बाद से ही लगने लगा था कि दोनों के बीच में कुछ पक रहा है। और पिछले दिनों जब शरद पवार ने विपक्षी दलों की एक किसान रैली मुंबई में की थी और उसकी भीड़ देखकर खासे उत्साहित होकर दिल्ली में आकर विपक्षी दलों की बैठक की, लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने शरद पवार से बात की और शाम की बैठक में गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल विपक्षी दलों के सांसदों के साथ शरद पवार के घर पहुंच गए। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे इसकी वजह भी बताते हैं। वो क्या है, जरा उसे सुनिए। पवार राहुल के प्रति इतने नर्म क्यों दिखने लगे, इसके पीछे एक खास वजह यह है कि कांग्रेस और एनसीपी को यह लगता है कि वही दोनों जो है एक नेचुरल एलाइज बन सकते हैं, क्योंकि 15 साल तक उन लोगों ने महाराष्ट्र में मिलकर राज किया था और 10 साल तक केंद्र में यूपीए में भी वो शामिल रहे थे। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद महाराष्ट्र में एक दल को 41 सीट मिलती और एक को 42। ऐसे में उनको लगता है कि अगर वो दोनों मिल गए तो कम से कम केंद्र में भले कुछ ना कर सके, लेकिन महाराष्ट्र में
अगले बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर से वो सत्ता की वापसी कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि अगर वहां पर आपके हाथ में सत्ता लग जाती है तो बहुत से फायदे आपके होते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें 2014 में बीजेपी शिवसेना साथ लड़ी, जबकि कांग्रेस एनसीपी अलग अलग। 2019 में हालात पलट सकते हैं, ऐसे में नतीजे भी पलट जाएंगे, इसकी आशंका ज्यादा है। गुजरात में महाराष्ट्र वाली हालत नहीं होगी, लेकिन हार्दिक जिग्नेश अल्पेश फैक्टर 2019 में भी होगा। पक्ष मजबूत हुआ है, सत्ता पक्ष नर्वस 99 की फेर पर चिमटा है, तो आने वाले 2019 में मुकाबला डट कर होगा। और ऐसे में बीजेपी के लिए पैकेट पोल करवाना आसान नहीं होगा। कहते हैं बीजेपी की नजर इस घाटे को कम करने के लिए बंगाल पर है, खासकर त्रिपुरा में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद। लेकिन बंगाल का समीकरण क्या है, वो इंडिया न्यूज के कोलकाता ब्यूरो चीफ तापस सेन समझा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को 2019 में सत्ता से हटाने के लिए अपने आर्च राइवल सीपीएम से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि 2019 का रास्ता बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो तृणमूल और लेफ्ट के मिलने का मतलब वही है जैसा 2015 में लालू नीतीश के मिलने का था, यानी 42 सीटों वाले बंगाल में बड़े उलटफेर की आस लगाई बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी के पास बंगाल में सिर्फ 2 सीटें हैं। अब बंगाल के बाद जरा बिहार पर आते हैं। यहां अररिया उपचुनाव के नतीजों के बाद लालू राबड़ी के घर के बाहर एक पोस्टर लगा है जो बहुत कुछ कहता है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को अभिमन्यु की भूमिका में दिखाया गया है और जाहिर सी बात है कि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कहीं न कहीं इन्होंने साबित कर दिया है कि ये वास्तव में अभिमन्यु की भूमिका में है। गौरतलब है कि इन दिनों बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और उस भूचाल के केंद्र बिंदु हैं कहीं न कहीं तेजस्वी यादव। वजह, इन्होंने एक बार फिर से अपने पिता की उसी कोशिश को पूरा करने की कोशिश की है कि तमाम ऐसी पार्टियां जो बीजेपी के विरोध में खड़ी हैं उन्हें एकजुट होना चाहिए, एक छत्र के नीचे आना चाहिए, ताकि 2019 में भाजपा को जबरदस्त चुनौती मिल सके। इसी बाबत जीतन राम मांझी अपनी पूरी पार्टी के साथ जो है राजद के साथ मिल गए। राजद का दावा है कि उनके साथ बहुत सारे विधायक जदयू के संपर्क में हैं, यहां तक कि रालोसपा के चीफ यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी उनके संपर्क में हैं। बिहार में बीजेपी प्लस नीतीश इज इक्वल टू पैकेट पोल माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ बड़े उलटफेर होते दिख रहे हैं। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ चुकी है कि एकजुट नहीं हुए तो सियासत के मैदान में सब मारे जाएंगे। जो गठबंधन महागठबंधन की बात है, ये जनता और समय की मांग है और इसको हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। अपने ईगो को दूर रख करके सब लोगों को मिल करके, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, उनसे बदला लेना चाहिए। तेजस्वी ने अपनी तरफ से इसकी पहल करते हुए जीतन राम मांझी को मिलाया। अब उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की बात हो रही है। कांग्रेस का साथ पहले से मिला हुआ है। ऐसे में यूपीए बिहार में मुकाबले को बराबरी पर ला सकता है और ये बीजेपी के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि वो यूपी में होने वाले सियासी घाटे के नुकसान की भरपाई बिहार से करने की मंशा पाले है, ऐसा सूत्र बताते हैं। कमोबेश यही हाल झारखंड में भी होने वाला है, क्योंकि यहां जेएमएम के हेमंत सोरेन की अगुवाई में कांग्रेस बाबूलाल मरांडी के साथ बाकी के छोटे दल भी एक छतरी के नीचे आते दिख रहे हैं। 2014 में झारखंड में बीजेपी के पास 14 में से 12 सीटें गई थी, बिहार में 40 में से 31। अगर यूपीए का कुनबा एक हो जाता है तो इसमें से आधी सीटें बचाना भी चुनौती हो जाएगी। सियासत में किला फतह वही करता है जो समय रहते अपना रास्ता बदल लेता है। बीजेपी को भी वही करना होगा। मतलब 2014 में जिनके वोट नहीं मिले उन्हें साधना होगा, जहां जहां हार हुई वहां वहां जीतना होगा और जीत वाली जगह पर कम से कम हार हो ये तय करना होगा। जिस तरह यूपीए में सुगबुगाहट है वैसा ही कुछ इधर भी हो ही रहा होगा। इस बीच में हम आपको सीट वाइज ये दिखाते हैं कि 2019 में मोदी के लिए मुश्किल बड़ी क्यों है, ऐसा क्यों माना जा रहा है। जरा इसको समझिए। 2014 में बीजेपी को अकेले उत्तर प्रदेश में 42.63% वोट मिले। पार्टी 80 में से 71 सीट अकेले जीत पाई। इस समय बीएसपी और एसपी दोनों अलग अलग थे। 3 साल बाद बबुआ और बुआ का गठबंधन नहीं हो पाया, दोनों अलग ही रहे और 2017 के विधानसभा मैदान में भी अलग अलग उतरे। बीजेपी को भारी जीत मिली, लेकिन इस बीच बीजेपी का वोट प्रतिशत सिर्फ 3 साल में 3% खिसक गया, यानी नीचे आ गया।
अब बड़ा झटका 2019 से ठीक पहले उपचुनाव में मिला है, जिसमें बबुआ और बुआ एक हो गए, यानी सपा बसपा एक हो गए। ऐसे में अगर अखिलेश का वोट प्रतिशत 21.8% और मायावती का करीब 22.2% अगर मिला दीजिएगा तो बीजेपी की 71 सीटें घटकर 37 रह जाती हैं, वो भी 2014 की तरह मोदी लहर चले तब। अगर यहां बीएसपी, एसपी, कांग्रेस इन तीनों को मिला दीजिएगा तो बीजेपी की सीट घटकर 24 रह जाती है। मतलब सीधे सीधे 47 सीट का नुकसान, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। अब सिर्फ यूपी नहीं, यूपी और बिहार को मिलाएगा तो 120 सीट होती है। 80 सीट का आपको गणित समझाया, अब बिहार की 40 सीट का गणित समझिए। इसमें से 31 बीजेपी के पास है, 2 जेडीयू के पास है, मतलब कुल 33। अगर यहां आरजेडी, कांग्रेस, हम और आरएलएसपी एक हो जाते हैं तो कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के पाले से निकल सकती हैं। फिर भी यहां बड़ा घाटा नहीं होगा, उसकी उम्मीद ज्यादा है। लेकिन गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन तीनों राज्यों में सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और इन तीनों राज्यों में कुल सीटें अगर आप मिला दीजिए तीनों राज्यों की तो 79 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 77 आई थी 2014 में। एमपी, राजस्थान में उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को डराने वाले हैं। हालत यह है कि अगर 5% भी वोट खिसक गया तो बीजेपी की 1/3 सीटें कम हो जाएंगी। अगर 8% तक वोट खिसके तो बीजेपी के पास आधी सीटें भी नहीं रह जाएंगी। अलवर, अजमेर में उपचुनाव हुए थे और वहां हार और जीत में वोट का अंतर 8% तक ही रहा था। उसी के बाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का एक बयान भी आया था। मैं चाहता हूं आप उसे एक बार फिर सुने, फिर हम थोड़ा गणित पर लौटेंगे। অগস্টেই ওনার শেষ বক্তৃতা লাল কিলা থেকে, এটা আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম বিজেপিকে। ত্রিপুরার নিয়ে তো অনেক চর্চা হয়েছে, তার আগে একটু মনে করিয়ে দিই যে কয়েকদিন আগে যে ইলেকশন হয়েছে সেখানে কি হয়েছে, বিজেপির কত খারাপ অবস্থা। রাজস্থানে বাইপোল হয়েছে, আলওয়ারে 2014 সালে বিজেপি জিতেছিল এই সিটটা 2,80,000 ভোটে। এই আলওয়ার ইলেকশন বাইপোলে বিজেপি প্লাস 2.8 লাখ থেকে হয়ে গেল -1.5 লাখ। আজমের কোথায়, একদম রাজস্থানের একদম মধ্যিখানে, আলওয়ার হরিয়ানা বর্ডার আর আজমের একদম মধ্যিখানে। সেখানে কি হয়েছে 2014 সালে, সেটা সচিন পাইলটের সিট ছিল, সেখানে বিজেপি জিতেছিল 1,70,000 ভোটে, সেটা হচ্ছে আজমের। আর এবার প্লাস 1,70,000 থেকে ওরা মাইনাস হয়ে গেছে। तो विपक्ष को भी ऐसा लग रहा है कि 2019 में मौका दिखने लगा है। और जैसा हम आपको आंकड़े से समझा रहे थे, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान मिला लीजिए और अगर उलटफेर जैसा हम सोच रहे हैं या जिस तरीके से कहा जा रहा है अगर वैसा हो गया तो बीजेपी के लिए 80 से 90 सीटें कम हो जाएंगी और उसको मैनेज करना, उसको कहीं और से खींच के लाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि आंकड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बीजेपी हार ही रही हो, लेकिन सियासत में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको हमको दिखता नहीं, जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है नए इलाके खोजना। इस बार बीजेपी के लिए नया इलाका है उत्तर पूर्व, दक्षिण भारत। उत्तर पूर्व से पार्टी करीब 20 सीटें मेकअप करने की कोशिश करेगी। कर्नाटक से आने वाली 28 सीटों में से पार्टी के पास अभी 17 सीटें हैं। 2019 में यह संख्या बढ़कर 20-21 तक आ जा सकती है। तमिलनाडु में भी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने कल पोलित ब्यूरो की बैठक बुलाई है। साथ में जगन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। इंडिया न्यूज को पक्की खबर है कि कल टीडीपी एनडीए से बाहर हो जाएगी। मतलब हर मोर्चे से एकजुटता को लेकर बुरी खबर आ रही है बीजेपी के लिए। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ता के लिए सबसे जरूरी है कि बीजेपी अपने पुराने गढ़ में परफॉर्मेंस दोहराए और नए इलाकों में भी अच्छा करके दिखाए। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोदी के मैदान में उतरते सारे समीकरण तितर बितर हो जाते हैं। ऐसा पिछले 4 साल में कई बार हुआ है और ऐसा देखना होगा कि क्या 2019 में या 2000 दिलचस्प होने जा रहा है। आज प्रश्नकाल में इतना ही। नमस्कार। लोग कार का इंश्योरेंस तो कराते हैं।